यो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन की रिवीजन सीरीज में फॉर मई सितंबर 26 एंड जनवरी 27। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों को फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं। ये मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के अटेम्प्ट्स के लिए रेलिवेंट है। और यहाँ पर आप लोगों को ये वाली रिवीजन सीरीज से रिवाइज करने के बाद आपको क्वेश्चंस करने होंगे फ्रॉम सेल्फ स्टडी बुक ऑफ इनकम टैक्स, सेल्फ स्टडी बुक ऑफ जीएसटी एंड टैक्सेशन की स्कैनर। ये हम लोगों का इनकम टैक्स का शेड्यूल है जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये हमारा जीएसटी का शेड्यूल है। आज है 8 अप्रैल 2026 और आज हम लोगों को करना है पेमेंट ऑफ टैक्स। ये रिवीजन सीरीज अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि आपको नोट्स वगैरह कहां से मिलेंगे। तो नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना होगा। नोट्स के लिए आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना होगा। जब आप मेरी वेबसाइट पे आओगे तो सबसे पहले तो आपको ये फास्ट ट्रैक बैच वाला वो दिख जाएगा। आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली फास्ट ट्रैक बैच वाले लैंडिंग पेज पे जा सकते हो। तो फास्ट ट्रैक बैच में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलती है। आपको ये तीनों की तीनों बुक्स मिलती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की हुई है। प्रॉपर डिटेल्ड एलएमएस मिलता है जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज डाले हुए हैं जिससे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे के सारे अपडेट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ यहाँ पर है। और सबसे मजेदार बात, हमने कई कई चैप्टर्स की पूरी स्कैनर्स यहीं पर सॉल्व की हुई हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच, फास्ट ट्रैक टैक्सेशन बैच में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है। तो आप लोग चाहो तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आपको कोर्सेज के अंदर आना होगा। जब आप कोर्सेज के अंदर आओगे तो आपके सामने यहाँ पर 4 कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी: सीए कोर्सेज, सीए कॉम्बो कोर्सेज, सीए बुक्स और स्टॉक मार्केट। जब आप सीए कोर्सेज पर आओगे तो यहाँ पर आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सीए से रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। और यहाँ पर आपको टैक्सेशन का फ्री रिवीजन कोर्स भी दिख जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करा सकते हो और इसी कोर्स में आपको सारे के सारे नोट्स की एक्सेस मिल जाएगी, जितने भी माइंड मैप्स हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बाकी बुक्स आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो। जो मैंने इनकम टैक्स की सेल्फ स्टडी बुक, जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक और स्कैनर बोला है, वो आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो जब आप बुक्स वाले सेक्शन पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इमीडिएट एक्सेस के लिए आप ई बुक्स भी परचेज कर सकते हो। तो ई बुक्स का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। बट प्लीज मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब देखो पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर से रिलेटेड ना बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, जो हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स में कर रखी हैं। जैसे आप लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर जब हम लोगों ने किया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट जीएसटीआर 1, वी डिस्कस्ड अबाउट जीएसटीआर 2A एंड 2B, वी डिस्कस्ड अबाउट जीएसटीआर 3B, we discussed about electronic credit ledger, we discussed about electronic cash ledger, we discussed about electronic liability register and so on and so forth, right? तो बहुत सारी इसी टाइप की चीज हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स का सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है? मैंने कोई भी सामान बेचा और मैंने उस सामान को बेचते समय आपसे जीएसटी कलेक्ट किया। अब इस जीएसटी को जो मुझे सरकार को पे करना है, यही है आउटपुट टैक्स। इसके अलावा कुछ भी और आउटपुट टैक्स नहीं है। मैंने ये वाला टैक्स लेट पे किया, मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा, मुझे पेनल्टी पे करनी होगी, मुझे फीस पे करनी होगी। दोज आर नॉट आउटपुट टैक्सेस, दोज आर अदर ड्यूज। ठीक है, मैं कुछ सामान खरीदता हूं, मैंने सपोज लॉयर से कोई सर्विसेज ली और लॉयर की सर्विसेज पर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, सेक्शन 93। ठीक है, तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो मुझे सरकार को जीएसटी पे करना है, इवन तो वो मेरी जेब से जाएगा और डायरेक्टली सरकार को जाएगा, लेकिन फिर भी इसको आउटपुट टैक्स नहीं बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो अदर ड्यूज। ठीक है, ये जीएसटी का पेमेंट होने वाला है रिवर्स चार्ज में। ठीक है, ये जीएसटी का पेमेंट होने वाला है रिवर्स चार्ज में, तो ये भी एक अदर ड्यूज में आ जाता है। डन। सुनंद कह रहे हैं, सर इन आवर लास्ट क्लास कैन यू प्रोवाइड 10-15 मिनट गाइडेंस रिलेटेड टू आवर एग्जाम एंड एग्जाम पैटर्न, मच नीडेड सर। यस सुनंद, बिल्कुल डेफिनेटली। मैंने रेगुलर क्लास में भी ये वाला सेशन लिया था। मैं उस रेगुलर क्लास वाली ही वीडियो को आप लोगों की क्लास में भी दे दूंगा। मतलब इनकम टैक्स के लिए भी एक अलग सेशन लिया था और जीएसटी के लिए एक अलग सेशन लिया था, ये पेपर प्रिपरेशन टेक्निक्स वाला, पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स वाला। तो आई विल अपलोड बोथ द वीडियोस इन योर फास्ट ट्रैक वाला कोर्स एज वेल। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, है ना? ठीक है, ऑलराइट, माय प्लेजर ब्रो। तो आउटपुट टैक्स में अब देखो, आउटपुट टैक्स का मतलब हो गया जीएसटी चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, बाय टैक्सेबल पर्सन या फिर बाय एन एजेंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या हो जाता है? एनी पर्सन हु इज, या तो वो रजिस्टर्ड है या तो वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है ना, सेक्शन 22, जो कि वो वाली चीज के बारे में बताता है कि आपका अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। और सेक्शन 24 बताता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है,
तो आउटपुट टैक्स का मतलब क्या हो गया? आउटपुट टैक्स का मतलब हो गया सिंपली जीएसटी चार्जेबल एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ बाय अ टैक्सेबल पर्सन या फिर बाय एन एजेंट ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अगर कोई एजेंट है तो उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और एजेंट अगर अपने टैक्सेबल प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई भी सप्लाई कर रहा है तो उस पर जो भी जीएसटी एजेंट को पे करना है वो भी एजेंट के लिए आउटपुट टैक्स हो जाता है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जो बंदा या तो रजिस्टर हो चुका है या फिर हु इज बिकम लायबल टू रजिस्टर्ड। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी में भी बात कर ली थी। ठीक है, हम लोगों ने सप्लाई अंडर जीएसटी में भी इसके बारे में बात की थी कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर कोई बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर अगर कोई बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, मेरा जो टर्नओवर है वो 10 20 40 क्रॉस कर गया, तो आई हैव बिकम लायबल टू रजिस्टर्ड। एंड सिंस आई हैव बिकम लायबल टू रजिस्टर्ड, चाहे मैं रजिस्टर्ड हूं या मैं नहीं हूं, चाहे मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है या मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, मैं अभी भी क्या हो जाऊंगा? मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जाऊंगा, मैं एक पर्सन हो जाऊंगा बेसिकली। ठीक है, मैं एक पर्सन हो जाऊंगा। तो ये तो मतलब हो गया आउटपुट टैक्स का। आउटपुट टैक्स में कौन सी चीज नहीं आती है? तो एनी टैक्स दैट यू नीड टू पे ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, ये आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आता है। अब हमें कौन कौन से टैक्सेस पे करने होते हैं? तो इट्स अगेन वेरी सिंपल। इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए हम लोगों को सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना होता है। इंटर स्टेट सप्लाई के लिए हम लोगों को आईजीएसटी पे करना होता है, ये हम लोगों को मालूम ही है। और ये कब कब एप्लीकेबल होते हैं? इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट आल्सो टू बी पेड, जब जब ये एक्टिव वो हो जाते हैं, जब ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। मतलब अगर आपने लेट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, फीस लगेगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी आपको पे करनी होती हैं। अभी देखो की फीचर्स ऑफ द पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस के कुछ की फीचर्स हम लोग देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैन्युअली प्रिपेयर्ड चालान। ठीक है, तो हम लोगों को पेमेंट किस तरह से करना होता है? हम लोग एक चालान बनाते हैं। ठीक है, हम एक क्या करते हैं? हम एक चालान बनाते हैं। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो देखो, हमें क्या करना होता है? हम यहां पर आते हैं और सपोज मैंने टाइप किया जीएसटी पेमेंट ऑनलाइन। ठीक है, अब जीएसटी पेमेंट ऑनलाइन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो जो पहला लिंक आएगा ना, इस पर मुझे क्लिक करना होगा। जब मैं इस वाले लिंक पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये वाला पेज खुलेगा, और यहां पर आप देखो सबसे पहली चीज जो दिख रही होगी वो क्या दिख रही है? सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है वो क्या है? वो है क्रिएट चालान। ठीक है, वो क्या है? क्रिएट चालान। मैं इधर क्रिएट चालान पर जब क्लिक करूंगा, जब मैं क्रिएट चालान पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये वाला पेज खुलता है। अब यहां पर मुझे अपनी जीएसटी आईडी डालकर मुझे लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो मैं जब जीएसटी आईडी डालूंगा, अपना जो भी मेरा जीएसटी आईएन नंबर है वो जब मैं डालूंगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, और फिर चालान जनरेट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद चालान जनरेट की जाती है। अभी देखो, मैं एक चालान ऑलरेडी जनरेट करके लाया हूं जिससे मैं आप लोगों को दिखा पाऊं, नहीं तो आपको समझ में आने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी जनरेटेड अ चालान एंड दिस इज अ चालान दैट आई हैव जनरेटेड। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम फिगर्स डाल के आप लोगों के लिए चालान जनरेट किए। तो देखो, ये चालान कौन से वाले फॉर्म में जनरेट होती है? ये चालान जनरेट होती है, ये देखो, ये चालान जनरेट होती है, इट्स फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06, इट्स फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। ठीक है, ये जो भी टैक्स के पेमेंट वाली चालान होती है ना, ये जनरेट होती है जीएसटी पीएमटी 06। और आप लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा, इट्स वेरी सिंपल। यू सिंपली हैव टू गो टू गूगल, यू सिंपली हैव टू टाइप पे जीएसटी ऑनलाइन, एंड आपको अपने जीएसटी आईएन, मतलब आपका जो भी जीएसटी आईएन है उससे आप लॉगिन करके, मतलब उसे आप एंटर करके लॉगिन करोगे, एंड आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे चालान जनरेट करनी है। फिर आप ये वाली चालान जनरेट करते हो, और ये चालान जनरेट होती है जीएसटी पीएमटी 06 के अंदर। ठीक है, ये हमारी पेमेंट चालान है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? चालान फॉर डिपॉजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, चालान फॉर डिपॉजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये चालान मैंने कब जनरेट की? ये मैंने 24 मार्च 2026 को चालान जनरेट की है, दोपहर को 3:25 पर। ठीक है, कोई भी इस तरह की अगर चालान में जनरेट करता हूं तो ये 15 दिन के अंदर ही एप्लीकेबल होती है, 15 दिन के अंदर ही वैलिड रहती है। 15 दिन के बाद ये चालान एक्सपायर हो जाती है। तो इसकी अगर आप एक्सपायरी डेट देखोगे तो वो है 8 अप्रैल 2026। ठीक है, तो हमारी चालान कब जनरेट हुई? 24 मार्च 2026 को चालान जनरेट होती है, और एक्सपायरी डेट है 8 अप्रैल 2026। 15 दिन के बाद चालान हमारी एक्सपायर हो जाती है। अब यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, सी पिन। ये सी पिन आपको दिखाई देगा। सी पिन देखो कितने नंबर का होता है, ये कितने डिजिट्स का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डिजिट का एक सी पिन जनरेट होता है। जब आप चालान जनरेट करते हो ना, जब आप चालान जनरेट करते हो तो हर चालान का एक यूनिक
चालान पिन हो जाता है ये, ठीक है, दिस इज सी पिन, ये चालान का पिन नंबर है और ये 14 डिजिट्स का होता है, ये 14 डिजिट्स का होता है, ठीक है, ये 14 डिजिट्स का होता है। अच्छा, उसके बाद यहां पर मेरे GSTIN होगा, यहां पर ये पूरा का पूरा मेरा GSTIN होता है, ये मेरा लीगल नेम आ जाता है, यहां पर ईमेल आईडी वगैरह यहां पर आ जाती है, ठीक है, एड्रेस मेरा आ जाता है यहां पर, और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर भी यहां पर निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, ये आता है रीजन फॉर चालान, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है, बस ऐसे मतलब एवं ही टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूं। तो जो रीजन फॉर चालान है उसमें आप देखोगे एनी अदर पेमेंट, तो दो चीजें आती हैं, ठीक है। जब मैंने आपको बताया ना कि हम लोग पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, पोर्टल पर लॉगिन भी क्या, बस आपको अपना GSTIN डालकर चालान क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जब आप चालान क्रिएट करते हो ना, तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है मंथली पेमेंट विद क्वार्टरली रिटर्न। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम जब इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम लोगों ने बात की थी ना, जब मैंने आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मैं मान लो QRMP स्कीम में रजिस्टर्ड हूं, QRMP स्कीम मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, मतलब मैं GST का पेमेंट हर महीने करता रहूंगा, लेकिन मैं अपना GSTR1 हर क्वार्टर फाइल करूंगा, ठीक है। तो यहां पर जब भी हम लोग चालान जनरेट करने वाले होते हैं, तो वो दो चीजें पूछता है कि चालान आपको क्यों जनरेट करनी है, आपको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न वाली चालान जनरेट करनी है या एनी अदर पेमेंट वाली चालान जनरेट करनी है। तो यहां पर हम लोग डालते हैं एनी अदर पेमेंट, ठीक है, क्योंकि मैं हर महीने पे करता हूं, तो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न नहीं है, मैं नॉर्मली रजिस्टर्ड बंदा हूं, QRMP वाला नहीं हूं, तो मैंने यहां पर डाला एनी अदर पेमेंट और यहां पर ये एनी अदर पेमेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये एनी अदर पेमेंट आ जाता है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। इसके नीचे वाला पोर्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी जब हम लोग उसके आगे आएंगे तो, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम GSTN कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैन्युअली प्रिपेयर्ड चालान, चालान आप मैन्युअली प्रिपेयर नहीं करते हो। फिर देखो, फैसिलिटेशन फॉर द टैक्स पेयर बाय प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये हमें मालूम ही है। कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन, ये भी हमें मालूम है। रियल टाइम डेटा फॉर टैक्स कलेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इसमें भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट अकाउंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अकाउंट में तुरंत रेवेन्यू भी चला जाता है। पेपरलेस ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल द रिसीट्स हो जाता है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक्स हो जाता है, वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान हो जाता है। तो ये फीचर्स आप लोगों को याद रखने होंगे, ठीक है, ये फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर याद रखने होंगे। मैं पहले ना आपको थोड़ा सा चालान के बारे में बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स और रजिस्टर है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जब हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर किया था, तो वहां पर हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। डिटेल में क्या मतलब, जितनी चीजों के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी था, उतनी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि आप GSTR1 फाइल करते हो, या और अगर मान लो GSTR1 फाइल करने के बाद आपको 20 तारीख से पहले पहले लगता है कि यार ये तो कुछ गलती हो गई, तो उस गलती को आप रेक्टिफाई कर सकते हो बाय फाइलिंग GSTR1A, ठीक है। फिर जब आप GSTR1 या 1A फाइल करते हो, तो रेसिपिएंट के GSTR2A और 2B में रिफ्लेक्ट होता है, और फिर वो 3B फाइल करता है, डन। तो और ये वाली चीज तो हो गई थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि चालान हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि चालान हम लोग ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं और चालान से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ बात की ही, तो इसलिए चालान से रिलेटेड डिस्कशन को ही हम लोग थोड़ा सा भी आगे बढ़ाते हैं। तो आओ इन चीजों के बारे में बात करते हैं। CPIN, CIN, BRN एंड EFPB इन GST, ठीक है। तो CPIN हम लोगों ने देखा क्या, CPIN हम लोगों ने देखा, CPIN is a 14 digit number generated for each चालान, we just saw what a CPIN is, ठीक है। ये है हमारा CPIN, ये जो चालान जनरेट की है, ये चालान से 14 डिजिट का ये CPIN निकल कर आया है, ठीक है, CPIN, राइट। दिस इज क्रिएटेड बाय द कॉमन पोर्टल, ये कॉमन पोर्टल ही क्रिएट करता है, एंड दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई चालान एंड दिस इज वैलिड फॉर 15 डेज। तो ये भी मैंने आपको बताया 15 दिन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या आता है ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये चालान तो जनरेट हो गई, ठीक है, अब ये चालान जनरेट हो गई, तो इसमें मैंने मोड ऑफ पेमेंट में, अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप ये मोड ऑफ पेमेंट देखो, तो मोड ऑफ पेमेंट में मैंने यहाँ पर ई पेमेंट को टिक लगा रखा है। देखो अलग अलग तरीके, ठीक है, मैंने चालान जनरेट किए। अब ई पेमेंट में कर सकता हूं, ओवर द काउंटर में वहां पर जाकर पेमेंट कर सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं NEFT या RTGS कर सकता हूं, ठीक है, या मैं NEFT या RTGS कर सकता हूं। मैंने यहां पर बोला कि मैं ई पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो एक रिसीट जनरेट होती है, और उस रिसीट के अंदर आता है हमारे पास एक CIN यानी चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर,
ठीक है, वो एक 17 डिजिट का नंबर होता है, उसमें 14 डिजिट का जो सीपिन हम लोगों ने देखा वो तो होता ही होता है, प्लस 3 डिजिट का एक बैंक कोड भी होता है। ठीक है, वो 3 डिजिट का एक बैंक कोड भी होता है। तो ये कब जनरेट होता है? इट इज जनरेटेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक से आरबीआई आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। तो जब मैं पेमेंट कर दूंगा इस चालान के बेसिस पर, और पेमेंट भी मुझे ऑनलाइन ही करना होगा, तो जो भी मेरे पास फाइनल रिसीट निकल कर आएगी उसमें सीपिन, उसमें ये सीआईएन भी होगा, इंडिकेट्स पेमेंट क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट। तो उसका मतलब क्या हो जाता है? सीआईएन से ये पता चल जाता है कि सरकार के खाते में पैसा ऑलरेडी जा चुका है, एंड इट इज कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर एंड जीएसटीएन, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जब आप चालान के थ्रू पेमेंट कर देते हो तो आपके पास एक रिसीट जो जनरेट होती है, उसी रिसीट पे सीआईएन लिखा हुआ होता है, और वही आपका कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, उसी रिसीट पर एक बैंक रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ होता है। जब आप पेमेंट कर देते हो और पेमेंट करने के बाद आपके पास एक फाइनल रिसीट निकल कर आती है, तो उसी रिसीट पर एक बैंक रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, आप 1 मिनट दो, मैं देखता हूं अगर मेरे पास कोई रिसीट पड़ी होगी ना, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, और अंडरस्टैंडिंग से आपको, मतलब और आसानी से आपको समझ में आ पाएगा क्योंकि सीआईएन क्या है, ओके बीआरएन क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं वो उसको ढूंढता हूं। अभी कोई ना कोई मेरे पास होगी, क्योंकि अभी आज क्या, मतलब अभी मैंने पे किया ही है ना, कुछ ही दिन पहले पे किया है, तो उसकी वाली रिसीट में ढूंढता हूं और वो वाली रिसीट में आपको दिखाता हूं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। ऑलराइट, देखो आप लोग, ये है गुड्स एंड पेमेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की पेमेंट रिसीट। आई होप आप सब लोगों को ये विजिबल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये विजिबल है। ये मैंने एक्चुअल पेमेंट किया हुआ है, मतलब जो मैंने जीएसटी चालान जनरेट किया था वो तो मैंने ऐसे ही जनरेट कर दिया था, बस आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए। बट ये वाला जो पेमेंट है ये एक्चुअल पेमेंट है। ठीक है, तो ये कब डिपॉजिट किया था? ये 17 मार्च 2026 को डिपॉजिट किया था। 20 तारीख तक जमा करना होता है, मैंने 17 तारीख को जमा किया था। ठीक है, कितने बजे? दोपहर को 3:15 बजे। ठीक है, दोपहर को 3:15 बजे। अब ये ई स्क्रॉल क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखो, ये है आपका सी पिन। ठीक है, सी पिन तो वही वाला हो गया जो चालान के अंदर होता है। ठीक है, जो चालान के अंदर होता है वही सी पिन होता है। और अब आप ये देखो, ये है सीआईएन। ध्यान से मेरी बात देखना, जितना पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूं, देख रहे हो आप लोग, ये सी पिन है और यही हमारा सीआईएन के अंदर भी है। और ये जो हमारे पास ये लेटर्स हैं, ये बैंक का कोड है। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक से किया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक से किया हुआ है। तो आइडियली जो सीआईएन होता है वो 17 डिजिट का नंबर होता है। 14 डिजिट तो यही हो गया, हमारा सीपिन हो गया, और 15, 16, 17 3 डिजिट्स बैंक का कोड होता है। लेकिन यहां पर क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक था, तो इसलिए मे बी इसके लिए इन्होंने 4 डिजिट्स डाले हुए। अदरवाइज जो भी नॉर्मल सीआईएन होता है वो 3 डिजिट्स का होता है, उसमें बैंक का कोड 3 डिजिट्स का होता है। ठीक है, उसमें बैंक का कोड 3 डिजिट्स का होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये बात कर ली, सीआईएन के बारे में बात कर ली। अब बीआरएन के बारे में बताता हूं। तो व्हाट इज बीआरएन? BRN is basically a transaction number which is assigned by the bank and it is used for tracking the specific payment transaction. अगर मान लो ये पेमेंट नहीं पहुंच पाया तो इसको ट्रैक करने के लिए BRN का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे ट्रैक करने के लिए BRN का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आवाज वगैरह सब आप लोगों को ढंग से समझ में आ रही है। यस, सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप यहां पर जीएसटी चालान रिसीट पर देखो, यहां पर आपको BRN भी दिखाई दे जाएगा। देखो, नेम ऑफ द बैंक यहां पर आया, नेम ऑफ द बैंक आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, नेम ऑफ द बैंक आईसीआईसीआई बैंक, और ये आपको बीआरएन भी यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो जब हम चालान जनरेट करते हैं तो सीपिन आता है उसमें, और जब हम एक्चुअली पेमेंट करते हैं तो जो उससे जीएसटी चालान की रिसीट जनरेट होती है, जो भी पेमेंट की रिसीट जनरेट होती है, उसमें हमारे पास ये बीआरएन और ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। बीआरएन हो गया और हमारे पास ये सीआईएन भी हो गया। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास EFPB। EFPB, what is EFPB? EFPB is basically इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। ये वो वाली ब्रांच होती है जो बैंक ऑथराइज करता है जीएसटी के पेमेंट के कलेक्शन के लिए। ठीक है, ये वो वाली ब्रांच होती है जो बैंक ऑथराइज करता है कि ठीक है तुम जीएसटी का पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। ओनली 1 EFPB पर ऑथराइज बैंक फॉर पैन इंडिया ट्रांजैक्शंस। तो कोई भी जो बैंक होता है वो सिर्फ एक ही EFPB बना सकता है। Opens government accounts to receive GST payments. RBI acts as EFPB for NEFT या RTGS transactions. ठीक है, तो ये हम लोगों ने EFPB के बारे में भी यहां पर बात कर ली है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां पर EFPB के बारे में भी बात कर ली है, और मैंने आपको जीएसटी के चालान की रिसीट भी दिखा दी है, और मैंने आप लोगों को यहां पर जीएसटी का चालान भी दिखा दिया है। एक जगह एक पॉइंट और आएगा, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वो, और वो बात करेगा ई स्क्रॉल के बारे में। ठीक है, वो ई स्क्रॉल के बारे में बात करेगा। तो ई स्क्रॉल क्या होता है कि जब मान लो ये बीआरएन जनरेशन फेल हो जाता है, ठीक है, जब ये बीआरएन जनरेशन फेल हो जाता है तो आरबीआई ई स्क्रॉल नंबर इशू कर देता है जिससे पेमेंट ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो वो यहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए ये है।
डन। तो अभी हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में भी बात कर ली कि हमारा सीपिन क्या होता है, ठीक है, व्हाट्स अ सीपिन, व्हाट इज चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, व्हाट इज अ बीआरएन एंड व्हाट इज ईएफपीबी। ये जो 4-5 चीजें हैं ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई होप अब क्योंकि मैं आपको जीएसटी का चालान भी दिखा चुका हूं और जो रिसीट मिलती है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं, तो आप अभी उसको एटलीस्ट विजुअलाइज कर पाओगे कि अच्छा ठीक है ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स के बारे में। डन। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में हमारे पास 3 टाइप के लेजर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स होते क्या है, ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स और ई लेजर्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ कैश या एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, ठीक है। तो कैश और इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ये लेजर्स होते हैं। इन एडिशन ईच टैक्स पेयर आल्सो हैज एन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर है। जो 2 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है और एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, ठीक है। अब कैश लेजर में यही पता लगता है कि आपने अपने बैंक अकाउंट से कितना कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाला। अच्छा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो मैंने आप लोगों को चालान जनरेट करके दिखाई थी ना, जब मैं इस चालान का पेमेंट करूंगा तो पैसा पता है कहां जाएगा, पैसा सरकार को नहीं जाएगा, पैसा जाएगा मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है। मैंने चालान जनरेट की और चालान जनरेट करने के बाद जब मैं पैसा पे करूंगा तो मैं पैसा कहां जाएगा, वो पैसा जाएगा मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। फिर जब मैं अपना जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा, तो मैं दिखाऊंगा कि देखो इतनी मेरी टोटल लायबिलिटी बन रही है, इतना मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू देना चाह रहा हूं, इतना मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये जो चालान करते हैं, चालान हम लोग क्रिएट करते हैं, चालान के थ्रू जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं वो पैसा कहां जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है ठीक है। ऑलराइट, अब यहां देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन एडिशन ईच टैक्स पेयर आल्सो हैज एन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है वो बेसिकली आपका Amazon वॉलेट या पेटीएम वॉलेट या एयरटेल वॉलेट जैसा बिहेव करता है। आप उसमें पैसा डाल सकते हो और फिर आप उस पैसे का इस्तेमाल किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या होता है, आप पैसा डाल सकते हो, या याद करो हम लोगों ने टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपका टीडीएस कटता है या आपसे टीसीएस लिया जाता है तो उसका क्रेडिट आपको कहां पर दिखाई देता है, उसका क्रेडिट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखाई देता है। तो जितना पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ता रहता है उतने अमाउंट से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट होता रहता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के पैसे को यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग एनी पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होता है। आप इसको सिंपली इस तरह से समझो कि जब आप बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक क्रेडिट करता है, ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम अगर बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन वो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बैंक को अगर मैं कुछ भी पैसा दे रहा हूं तो वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, बिकॉज बैंक हैज टू पे इट बैक टू मी सम टाइम, ठीक है। बैंक विल हैव टू पे इट बैक टू मी। तो इसलिए जब भी मैं अपने बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा डिपॉजिट करता हूं तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करता हूं, लेकिन बैंक अकाउंट मेरे अकाउंट को क्रेडिट करता है, बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट करता है, ठीक है। तभी ये बीआरएस में जब आप लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़ते हो या इंटरमीडिएट में भी, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस नाउ, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जैसे जैसे पैसा पड़ता रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपने आप को क्रेडिट करता रहता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़े हुए पैसे को हम लोग यूटिलाइज करते हैं पेमेंट के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होता है, ठीक है। देखो, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? It is like a digital wallet where you deposit money. It reflects all the deposits made in cash and TDS, TCS made on the account of the payer. This ledger can be used for making any payment. ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज लाइक योर डिजिटल वॉलेट। आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर पैसा डाला तो आप इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी टाइप के पेमेंट के लिए कर सकते हो। आप रिवर्स चार्ज में अगर आपको जीएसटी पेमेंट करना है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, अगर आपको कोई आउटपुट टैक्स पे करना है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, अगर आपको अदर ड्यूज सच एज इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस वगैरह पे करना है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। आप उसके लिए भी कर सकते हो टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को हम लोग व्हेन अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू इट, देखो अच्छा दूसरी चीज आती है इसका डेबिट या क्रेडिट कब होता है, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग अकाउंट में पैसा डालते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डालते हैं तो ये क्रेडिट होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के पैसे को यूटिलाइज किया जाता है तो ये डेबिट होता है, ठीक है। व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन या यूज्ड फ्रॉम इट तो ये डेबिट होता है। इसके बारे में हम लोगों ने बात की।
अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब हम पैसा डालते हैं तो वो क्रेडिट होता है, लेकिन कितने तरीकों से वो क्रेडिट किया जा सकता है? या तो हम लोग पैसा डालें, या तो मेरा टीडीएस कटा हुआ हो जो कि क्रेडिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर मुझसे टीसीएस लिया गया हो। ठीक है, तो देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कर सकता हूं। मैं कैसे कैसे पैसा डिपॉजिट कर सकता हूं? मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वो कर सकता हूं, डिपॉजिट कर सकता हूं। मैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाल सकता हूं। मैं यूपीआई के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाल सकता हूं। मैं एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाल सकता हूं। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मैं अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से मैं डाल सकता हूं। मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड है ही नहीं, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं है, तो मैं वहां पर जाकर ओवर द काउंटर भी पेमेंट करूंगा। ठीक है, मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में जाकर ओवर द काउंटर मुझे पेमेंट करना होगा, लेकिन ओवर द काउंटर अगर मैंने पेमेंट किया तो मैं 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड ही जमा कर पाऊंगा। ठीक है, मैं 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड ही जमा कर पाऊंगा, लेकिन इस 10,000 रुपए की लिमिट के कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, इस 10,000 रुपए की लिमिट के कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शंस है? एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या नोटिफाइड पर्संस, इन लोगों के ऊपर कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये लोग जितना भी चाहें ओवर द काउंटर जाकर कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर रिकवरिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज इंक्लूडिंग अटैचमेंट या सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मान लो आपके ऊपर जीएसटी की रेड हुई, ठीक है, आपके ऊपर जीएसटी की रेड होती है और प्रॉपर ऑफिसर ने आपका बहुत सारा सामान निकाला, आप बहुत सारा कैश और ज्वेलरी और प्रॉपर्टी ये सब निकला, और उसके बाद फिर प्रॉपर ऑफिसर कहते हैं ये नहीं, ये तो जीएसटी के डिपार्टमेंट को जाना चाहिए। प्रॉपर ऑफिसर गया और वहां पर ओवर द काउंटर जाकर पेमेंट करने की कोशिश की, और वो काउंटर वाले बंदे ने कहा नहीं नहीं, आप एक बार में तो 10,000 रुपए डाल सकते हो, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर अगर आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज को रिकवर कर रहा है तो। दूसरा, प्रॉपर ऑफिसर कलेक्टिंग कैश या चेक या डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी। तो यहां पर भी कोई हमारी 10,000 रुपए वाली लिमिट नहीं होती है। ठीक है, यहां पर भी हमारी 10,000 रुपए वाली लिमिट नहीं होती है। अब देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से पैसे को विथड्रॉ करते हैं या इसमें से पैसे को यूज करते हैं तो ये डेबिट हो जाता है। अब ये किन किन पर्पसेस के लिए डेबिट होगा? लायबिलिटी पेमेंट्स ऑफ लायबिलिटी पेमेंट्स, जब आप किसका पे करोगे? जब आप टैक्स का पेमेंट करोगे, पेनल्टी का करोगे, फीस का करोगे, इंटरेस्ट का करोगे, या कोई भी और अमाउंट का पेमेंट आप करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हमारा डेबिट होगा। और उसके बाद क्या हो जाता है? रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंस अमाउंट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एटसेट्रा कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो मान लो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मैंने कुछ ज्यादा ही पैसा डाल दिया, मैंने ज्यादा अमाउंट की चालान जनरेट कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया, बाद में मैं क्या उसको रिफंड क्लेम कर सकता हूं? यस, मैं बाद में उसका रिफंड क्लेम बिल्कुल आराम से कर सकता हूं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मैंने आपको बताया कि जब भी मेरा सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, जब भी मेरा सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो मेरे जीएसटीआर 2A और 2B में ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। जीएसटीआर 2B में बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन उनमें से मुझे उन आइटम्स को टिक करना होगा। एक पोर्टल जो आपका जीएसटी पोर्टल होता है उसमें एक होता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसमें एक होता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम आईएमएस बोलते हैं। तो आईएमएस पर जाकर मुझे टिक करना होगा कि मुझे इसका क्रेडिट चाहिए, मुझे इसका क्रेडिट चाहिए, मुझे इसका क्रेडिट चाहिए, मुझे इसका क्रेडिट चाहिए। जो चीजें मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज की होंगी या जो इनएलिजिबल टाइप की चीजें होंगी उसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। तो जब मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जाकर आईएमएस पर जाकर जब मैं टिक करता हूं कि हाँ इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, तो जो जो अमाउंट्स में टिक करता रहता हूं उससे मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट होता रहता है। ठीक है, उससे मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट होता रहता है। और जब मैं आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूटिलाइज करता हूं तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट हो जाता है। ठीक है, जब मैं आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए, ध्यान से सुनना, आउटपुट टैक्स कौन सा हुआ? आउटपुट टैक्स सिर्फ वो वाला हुआ जो सेल करने पर मैंने आपसे टैक्स कलेक्ट किया, जो मुझे सरकार को पे करना है। उसके अलावा कुछ भी अगर पेमेंट मुझे सरकार को करना है तो दैट इज नॉट क्लासिफाइड और डिफाइंड एज एन आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज ओनली दैट टैक्स जो मैंने आपको माल बेचा, माल बेचने पर जीएसटी कलेक्ट किया और ये जीएसटी मुझे सरकार को पे करना है। That is the only thing that can be called as output tax. और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है उसका पेमेंट हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे रिवर्स चार्ज में कोई जीएसटी पे करना है तो क्या उसका पेमेंट मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूटिलाइज करके कर सकता हूं? नो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस मैं सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लायबिलिटी पे करने के लिए ही यूटिलाइज कर सकता हूं। देखो, what is electronic credit ledger? So it reflects input tax credit as self-assessed. Sorry. It reflects input tax credit as self-assessed in monthly returns. तो monthly returns में जितना आप input tax credit self-assess करके करते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना आपके जीएसटीआर 2A और 2B में आ जाता है, फिर आपको टिक करना होता है, तो जितना आप टिक करते हो उतना ही आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होता रहता है।
ठीक है, ये हो गया. द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड, द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन ओनली बी यूज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज आउटपुट टैक्स एंड नॉट अदर अमाउंट सच एज इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज एटसेट्रा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो भी बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए आप कर सकते हो. ये कब डेबिट या कब क्रेडिट होता है? तो देखो, व्हेन यू सेल्फ असेस द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द मंथली रिटर्न, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट होता रहेगा. और जब आप इसको यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर सेस, तो ये क्या होगा? तो ये आपका डेबिट होता रहेगा. ठीक है, अब देखो, ये वाली जो चीज है जनरल रूल ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो देखो ये हम लोगों को मालूम ही है. आईजीएससी की जो लायबिलिटी होगी उसका आईजीएससी का जो क्रेडिट होगा, सबसे पहले उसको आईजीएससी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूटिलाइज करेंगे. बच गया तो सीजीएसटी या एसजीएसटी के अगेंस्ट में यूटिलाइज करेंगे इन एनी ऑर्डर व्हाटसोएवर. फिर सीजीएसटी के क्रेडिट को लेंगे, पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करेंगे, बचे हुए को आईजीएससी की लायबिलिटी के अगेंस्ट. फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट उठाएंगे, सबसे पहले एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूटिलाइज करेंगे. सीजीएसटी के क्रेडिट से एसजीएसटी की लायबिलिटी यूटिलाइज नहीं कर सकते और एसजीएसटी के क्रेडिट से सीजीएसटी की लायबिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. हम सीजीएसटी का क्रेडिट और एसजीएसटी का क्रेडिट तब तक नहीं छुएंगे जब तक हमारा आईजीएसटी का क्रेडिट फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता. तो ठीक है, बस यही है और तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, दैट्स इट. अब देखो, the CGST credit cannot be utilized for payment of SGST या UTGST. The SGST credit cannot be utilized for payment of CGST. ये हम लोगों को बातें ऑलरेडी मालूम है. ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर पर. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर आफ्टर नेटिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ. ठीक है, जब आप देखते हो कि ठीक है इतनी हमारी टोटल आउटपुट लायबिलिटी आ रही है, इतना हमने क्रेडिट किया, अब बाकी हमारा कितना पे करना बाकी है हम लोगों को, जो हमें कैश से पे करना होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, ये डेबिट या क्रेडिट कब होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ये क्रेडिट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ये क्रेडिट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ये क्रेडिट होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ये क्रेडिट हो जाता है. एकदम सीधी सी बात है. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ये क्रेडिट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर से ये क्रेडिट होगा और बाकी यूटिलाइजेशन से ये डेबिट होगा. देखो, डेबिट कब कब होगा? अमाउंट पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, फीस एटसेट्रा. ठीक है, अब ये जो टैक्स, इंटरेस्ट, फी है, ये तो हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे कर सकते हैं. इंटरेस्ट और फी को मैं क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे कर सकता हूं? नहीं. तो जो भी अमाउंट मुझे टैक्स या इंटरेस्ट या फी के फॉर्म में पे करना है, उससे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होगा और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाले बैलेंस से मेरा जो भी अमाउंट मुझे टैक्स, इंटरेस्ट या फी के थ्रू पे करना है, उससे मेरा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर डेबिट होगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाले बैलेंस से मेरा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट होगा. फिर टैक्स और इंटरेस्ट पेबल, अगेन यहां पर टैक्स या फिर इंटरेस्ट आ गया तो ये इससे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर तो डेबिट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही ये पे किया जा सकता है, इसलिए उसको यहां पर लिखा हुआ है. ऑल्सो एनी अदर ड्यूज, तो एनी अदर ड्यूज भी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पे कर सकते हैं. लेकिन अमाउंट पेबल टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स के टुवर्ड्स अगर आपको कोई अमाउंट पे करना है तो दैट कैन बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज वेल. तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी लिखा हुआ है. डन. अब आप देखो, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन. ठीक है, मतलब अगर मान लो आपके पास कम पैसे हैं लेकिन आपकी जो ओवरऑल लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी वगैरह सब कुछ मिला के आपकी ओवरऑल जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, ओवरऑल जो आपकी लायबिलिटी आ रही है, नॉट जस्ट आउटपुट लायबिलिटी, ओवरऑल जो आपकी टोटल लायबिलिटी आ रही है वो काफी ज्यादा है, लेकिन आपके पास पैसे कम है, तो फिर वो किस ऑर्डर में डिस्चार्ज किए हुए माने जाएंगे? सबसे पहले ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड. ठीक है, मतलब जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बारे में बात करते हैं फॉर मई 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 27 एग्जाम्स. अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के भी कुछ ड्यूज पेंडिंग है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के भी ड्यूज पेंडिंग है. एग्जांपल से बताता हूं, मान लो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर 24-25 के 50,000 रुपीज बाकी हैं और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लेट्स से 60,000 रुपीज बाकी हैं. तो टोटल कितना हो गया? 1,10,000 रुपीज हो गया. आपने सपोज पे कितना किया? आपने सपोज पे किया ओनली 90,000 रुपीज. तो पहले माना जाएगा कि आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाला पेमेंट किया और उसके बाद जो भी बचा कुचा होगा 40,000 रुपीज वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाले पेमेंट के अगेंस्ट में यूटिलाइज माना जाएगा. तो सबसे पहले ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, उसके बाद ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड और उसके बाद एनी अदर ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमाइंड इन सेक्शन 73, 74 या फिर 74A. ठीक है, तो पहले हम लोग प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड करेंगे, फिर करंट टैक्स पीरियड से रिलेटेड और उसके बाद इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी 73, 74, 74A वगैरह वगैरह.
ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो, ये तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट आपको पता ही है, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करोगे उससे भी पेमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आप डेबिट करोगे तो उससे भी पेमेंट हो जाता है। देखो, तो थ्रू डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, थ्रू डेबिट ऑफ क्रेडिट लेजर ऑफ द टैक्स पेयर मेंटेन्ड ऑन द कॉमन पोर्टल, ओनली टैक्स कैन बी पेड, ओनली आउटपुट टैक्स कैन बी पेड, एंड इन कैश बाय डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पेमेंट कैन बी मेड इन कैश बाय डेबिट टू द कैश लेजर ऑफ द टैक्स पेयर मेंटेन्ड ऑन द कॉमन पोर्टल। और ये आप किसी भी तरह का पेमेंट इससे कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। तो वी डन विद ऑल दीज थिंग्स। और अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं, ये देखो, which date is considered as a date of deposit of tax dues। ठीक है, ये कब माना जाएगा कि आपने सरकार को पेमेंट कर दिया है, आपने अपने टैक्स को डिपॉजिट कर दिया है? क्या डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक? नोप। क्या डेट ऑफ पेमेंट? नोप। क्या डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर? यस। तो मैंने क्या किया, मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाला, ठीक है, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाला, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को पैसा मिल गया? क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैंने तो इस तारीख को टैक्स पे कर दिया था? द आंसर इज नो। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करूंगा और रिटर्न फाइल करूंगा, तब माना जाएगा कि मैंने सरकार को टैक्स का पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, तब माना जाएगा मैंने सरकार को टैक्स का पेमेंट किया हुआ है। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम लोग पेमेंट करते हैं, जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते समय हमें बताना होता है कि जो भी हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के कौन कौन से हेड के अंदर जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द जीएसटी का चालान। ठीक है, ये चालान है, ठीक है, ये चालान है। मैंने टोटल अमाउंट कितने रुपए की चालान मैंने बनाई है? मैंने 1,01,500 रुपए की चालान बनाई है। आई होप आप सब लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। मैंने 1,01,500 रुपीज की चालान बनाई है। ठीक है, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी वगैरह सब कुछ मिलाकर मुझे कितना पेमेंट करना है? मुझे पेमेंट करना है 1,01,500 रुपीज। बट while creating the challan, I cannot simply just say 1,01,500 rupees. I have to specifically mention कि कौन सा अमाउंट किस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं डिपॉजिट करने वाला हूं। तो देखो, ये आप लोग टेबल यहां पर देख रहे हो, ये आप लोग टेबल यहां पर देख रहे होगे। ठीक है, आप लोग एक काम करो, मैं ना रेड से दिखाता हूं आपको। ये देखो, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, एसजीएसटी। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को ग्रीन से दिखाता हूं, ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर्स। जो मैंने रेड से चीजें मार्क की है ना, जो चीजें मैंने रेड से मार्क की हैं, उनको कहा जाता है मेजर हेड्स, उनको कहा जाता है मेजर हेड्स। ये मेजर हेड्स हैं, और हर मेजर हेड के 5 माइनर हेड्स हैं, हर मेजर हेड के 5 माइनर हेड्स हैं। तो सीजीएसटी में टैक्स का ये इतना हो गया। ठीक है, ये जैसे ये सीजीएसटी है, तो ये सीजीएसटी के अंदर टैक्स एक माइनर हेड कि अच्छा, सीजीएसटी में मुझे टैक्स कितना पे करना है? मुझे 50,000 रुपीज का टैक्स पे करना है। सीजीएसटी में मेरा इंटरेस्ट कुछ नहीं आया, सीजीएसटी की मेरी पेनल्टी 2,500 रुपए की है, फीस कुछ नहीं है, अदर्स कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आईजीएसटी में मुझे टैक्स पे करना है 5,000 रुपीज। आईजीएसटी में ना तो मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना कोई पेनल्टी है, ना कोई फीस है, ना कुछ अदर्स है। फिर सेस में मुझे कुछ भी पे नहीं करना है, सेस में मुझे कुछ भी पे नहीं करना है। फिर एसजीएसटी में मुझे टैक्स पे करना है 40,000 रुपीज का, इंटरेस्ट कुछ नहीं पे करना, पेनल्टी कुछ नहीं पे करनी, लेकिन फीस पे करनी है 4,000 रुपीज की। ठीक है, तो जब मुझे चालान क्रिएट करनी होती है ना, जब मुझे चालान क्रिएट करनी होती है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं कौन से वाले सेल में कौन सा अमाउंट लिख रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि मुझे 1,01,500 रुपीज की चालान जनरेट करनी है, मैं डायरेक्टली ये वाली चीज नहीं बोल सकता। मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से मेजर हेड के कौन से वाले माइनर हेड में मुझे कितना अमाउंट जमा करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये होते हैं मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ पेमेंट। यही मैंने आप लोगों को वहां पर अभी दिखाया। ठीक है, ये होते हैं मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ पेमेंट, राइट। ये हमारे हो गए मेजर हेड्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी, जीएसटी, आईजीएसटी और सेस। और ये हो गए हम लोगों के माइनर हेड्स, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स। ठीक है, अच्छा, मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने गलती से यहां पर सीजीएसटी के टैक्स में डाल दिया 10,000। ठीक है, मैंने सीजीएसटी के टैक्स में डाल दिया 10,000 और एसजीएसटी के इंटरेस्ट में मैंने डाल दिया सपोज 5,000। ठीक है, आईजीएसटी के टैक्स में मैंने डाल दिया 15,000 रुपीज। अब मुझे लगा कि अरे यार नहीं, ये जो 5,000 रुपीज है ना, ये एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का इंटरेस्ट नहीं है, ये तो सीजीएसटी का ही इंटरेस्ट है, मतलब 5,000 रुपीज यहीं पर आने चाहिए।
तो क्या मैं क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकता हूं? क्या मैं क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकता हूं? हाँ, मैं क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकता हूं। तो देखो, मेजर हेड्स हमारे ये हो गए, माइनर हेड्स ये हो गए। ये देखो, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को स्कैनर में मिल जाएंगे। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर और माइनर हेड्स इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर और माइनर हेड्स इज पॉसिबल वाया फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। ठीक है, अब ये जो फॉर्म नंबर है, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो मेरी कोई एक ब्रांच है, ठीक है, मेरी कोई एक ब्रांच है एक स्टेट में और कोई दूसरी ब्रांच है दूसरी वाली स्टेट में। ठीक है, तो हम लोगों को क्रॉस यूटिलाइजेशन अगर करना हो तो हम लोग कर सकते हैं क्या? तो देखो, ट्रांसफर टू डिस्टिंक्ट पर्संस, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्संस में आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? No such transfer is allowed if the registered person has any unpaid liability in their electronic liability register. ठीक है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन की कोई भी अनपेड लाइबिलिटी होगी तो फिर वो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, नाउ लिसन टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 50। ठीक है, ये आता है आपका सेक्शन 50, दिस इज इंटरेस्ट। ठीक है, ये आता है आपका सेक्शन 50 एंड सेक्शन 50 इज इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, दिस इज सेक्शन 50, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन 50। देखो, एक चीज होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करना और एक चीज होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करना। ठीक है, एक चीज होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करना, एक चीज होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करना और एक चीज होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करना। सुनन कह रहे हैं सर क्रॉस ट्रांसफर आप एक बार फिर से बता दीजिए, व्हाट इज वो क्रॉस ट्रांसफर? क्रॉस ट्रांसफर में कुछ नहीं है, वो क्रॉस यूटिलाइजेशन है, दैट इज नॉट क्रॉस ट्रांसफर। कि अगर मैंने सपोज आईजीएसटी के टैक्स वाले कॉलम में 50,000 रुपीज डाला, बट फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुझे तो एसजीएसटी के टैक्स वाले कॉलम में 50,000 रुपीज डालना चाहिए था, तो मैं वो ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, बट आई हैव टू फाइल अनदर फॉर्म, आई हैव टू फिल अनदर फॉर्म, और वो जो दूसरा वाला फॉर्म होगा उसका नाम होगा जीएसटी पीएमटी 09। ठीक है, ये वाला है। अभी क्लियर हुआ सुनंद? है ना, अभी क्लियर है तैमूर? यस, तो वो ट्रांसफर अवेट दैट इज क्रॉस यूटिलाइजेशन, डन, दैट इज क्रॉस यूटिलाइजेशन। ओके, मैं ये बता रहा था आपको, इसको देखो, इंटरेस्ट सेक्शन 50। तो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है आईटीसी का अवेलमेंट और दूसरा होता है आईटीसी का यूटिलाइजेशन। ठीक है, एक होता है आईटीसी का अवेलमेंट और एक होता है आईटीसी का यूटिलाइजेशन। जब मेरे पास जीएसटीआर 2B आता है, ठीक है, जब मेरे पास जीएसटीआर 2B आता है और मैं टिक करता हूं कि हाँ मुझे इसका क्रेडिट चाहिए, इसका क्रेडिट चाहिए, इसका क्रेडिट चाहिए, इसका क्रेडिट चाहिए, तो ये सारी की सारी फिगर्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, इन सारी चीजों से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेरा क्रेडिट हो जाता है। यस, इसको बोलते हैं कि मैंने आईटीसी को अवेल कर लिया। इसे क्या बोलते हैं कि मैंने आईटीसी को अवेल कर लिया। और फिर जब मैं 20 तारीख को अपना जीएसटीआर 3B फाइल करता हूं और मैं कहता हूं कि देखो इतनी मेरी आउटपुट लायबिलिटी थी, इतना मैं यूटिलाइज करना चाह रहा हूं फ्रॉम माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो वो कहा जाता है कि आईटीसी मेरा यूटिलाइज हुआ। तो कहा जाता है कि आईटीसी मेरा यूटिलाइज हुआ। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईटीसी अवेलमेंट एंड आईटीसी यूटिलाइजेशन। तो इट्स वेरी सिंपल, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सपोज मेरा ये है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मैंने बोला 15,000 रुपीज फॉर परचेज ऑफ कैमरा। ठीक है, मैंने यहां पर बोला 20,000 रुपीज फॉर परचेज ऑफ प्रोजेक्टर। ठीक है, फिर मैंने यहां पर बोला 5,000 रुपीज फॉर परचेज ऑफ लेट्स से टॉफीज। ठीक है, 5,000 रुपीज लेट्स से फॉर परचेज ऑफ टॉफीज। मुझे आप एक बात बताओ, टोटल मेरा जीएसटीआर 2B का टोटल कितना आ रहा है? 15, 5, 20, 20, 20, 40। मेरे जीएसटीआर 2B का जो टोटल आ रहा है वो 40,000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा मुझे इसका क्रेडिट चाहिए। अब जैसे ही मैंने कहा इसका क्रेडिट मुझे चाहिए, मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट हो गया। ठीक है, मैंने कहा मुझे 20,000 रुपीज का क्रेडिट चाहिए, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट हो गया। ठीक है,
मैंने कहा मुझे 5,000 रुपीज का भी क्रेडिट चाहिए, तो इससे भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट हो गया, ठीक है। और ये मैंने कब किया, ये सपोज मैंने किया लेट्स से 15 मार्च 2026, ठीक है। लेट्स से ये मैंने किया ऑन 15 मार्च 2026, ठीक है। तो मैंने 15 मार्च 2026 को इनके क्रेडिट्स को अवेल कर लिया, मैंने 15 मार्च 2026 को इनके क्रेडिट्स को अवेल कर लिया। अभी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना आएगा, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपीज। मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना आ रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपीज। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। ये दोनों चीजें तो एलिजिबल थी, ये दोनों चीजें एलिजिबल थी फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट दिस वाज नॉट एलिजिबल। ये जो मैंने टॉफियां खरीदी, ये मेरा पर्सनल कंजम्पशन था, इस पर मुझे जीएसटी का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। ये 5,000 रुपए का क्रेडिट मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को 40,000 रुपीज से क्रेडिट कर चुका हूं, ये वाला रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट में अवेल कर चुका हूं, ठीक है। ये रॉन्ग आईटीसी में अवेल कर चुका हूं, ठीक है। गलती से मैंने अवेल कर लिया, लेकिन क्या मैंने अभी इसको यूटिलाइज किया, नहीं। मैं यूटिलाइज कब करूंगा, मैं यूटिलाइज करूंगा जब मैं इसका रिटर्न फाइल करूंगा 20 मार्च 2026 को। 20 मार्च 2026 को मैंने यूटिलाइज करने की कोशिश की। मैंने क्या कहा कि मेरी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, मेरी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो है लेट्स से 70,000 रुपीज। मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है लेट्स से 70,000 रुपीज, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आउट ऑफ दिस 75,000 रुपीज, आउट ऑफ दिस 75,000 रुपीज मेरे पास टोटल 40,000 रुपीज का तो क्रेडिट पड़ा हुआ है, जिसमें से 5,000 रुपीज गलत है, जिसमें से 5,000 वाला गलत है। अगर मैं यहां पर पूरा का पूरा 40,000 रुपीज माइनस कर देता हूं और कहता हूं कि आई एम सपोज टू पे ओनली 30,000 रुपीज एज इनपुट फ्रॉम माई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब मैंने इस 5,000 को भी यूटिलाइज कर लिया। मतलब क्या हुआ, मैंने इस 5,000 को भी यूटिलाइज कर लिया, और क्योंकि मैंने 20 तारीख को इसको यूटिलाइज किया, 21 तारीख से मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 21 तारीख से मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा कहता कि नहीं भाई 40,000 रुपीज में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं पे करूंगा, यार इसमें कहीं अंडू तो कहीं तो होता होगा यार, अंडू कहीं तो होता होगा ना, अंडू। व्हाई एम आई नॉट एबल टू सी एनी अंडू, आई डोंट नो। अरे ये तो है अंडू, ये रहा अंडू, हाँ ये रहा अंडू, ठीक है। अगर मैं इसमें कहता कि नहीं 70 में से मैं पूरे 40 का यूटिलाइजेशन नहीं करूंगा, मैं ना सिर्फ 35 का यूटिलाइजेशन करूंगा, ठीक है। इवन दो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 40,000 रुपीज से क्रेडिटेड है, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं सिर्फ 35,000 रुपीज का ही यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं, एंड 35,000 रुपीज में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करूंगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने इस 5,000 रुपए के क्रेडिट को अवेल तो किया, लेकिन क्या मैंने इसको यूटिलाइज किया? द आंसर इज नो। क्या मुझे मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? द आंसर इज नो। लॉ एकदम क्लियर है, लॉ कहता है इंटरेस्ट आपके ऊपर तब से लगेगा जब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रॉन्गली यूटिलाइज किया, ठीक है। जब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रॉन्गली यूटिलाइज किया। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया? अवेल तो हमने कर लिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर लिया? ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं पूरा 40,000 रुपीज का क्रेडिट यहां पर यूटिलाइज कर लेता, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना रह जाता? 40 में से पूरा 40 गया, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस रह जाता 0। लेकिन क्योंकि मैंने 35,000 रुपीज यहां पर यूटिलाइज किया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना बचा? 35,000 रुपीज बचा है। तो सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस अभी भी 5,000 रुपीज बचा है। तो लॉ कहता है कि जितना तुमने अमाउंट गलत अवेल किया, जितना तुमने अमाउंट गलत अवेल किया, अगर उतने अमाउंट से नीचे चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस, तो हम मानेंगे कि तुमने उसको यूटिलाइज कर लिया। आई रिपीट दिस लाइन, मैं फिर से ये वाली लाइन भी रिपीट करता हूं और मैं एग्जांपल भी आपको देता हूं, तो और आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी बात। लॉ कह रहा है कि रॉन्गली अवेल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉन्गली यूटिलाइज किया तो उसके बाद से इंटरेस्ट लगेगा। कैसे पता चलेगा कि रॉन्गली यूटिलाइज हुआ? जब आप अपने जीएसटीआर 2B में आइटम्स पर टिक करते हो तो कोई रॉन्गली यूटिलाइजेशन नहीं होता, तब आप सिर्फ उसको अवेल कर रहे होते हो। लेकिन जब आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल करते हो, 20 तारीख को जब आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल करते हो, और जीएसटीआर 3B फाइल करते समय आप ये कहते हो कि हाँ मैं इतना क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ले रहा हूं, तभी वो यूटिलाइज्ड माना जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपने अवेल कर लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया? तो लॉ कहता है जिस दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज्ड वाले बैलेंस से नीचे गया,
उस दिन मान लिया जाएगा कि आपने क्रेडिट को यूटिलाइज भी कर लिया। मतलब अगर मान लो मैं यहां पर सिर्फ 35,000 रुपीज यूटिलाइज करता हूं, तो 40 बैलेंस था, 40 में से 35,000 रुपीज गया, अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है? अभी 5,000 रुपीज का बैलेंस बचा हुआ है। क्या मैंने इसको रॉन्गली यूटिलाइज किया? नहीं, मैंने अवेल कर लिया, लेकिन मैंने यूटिलाइज नहीं किया। मैं चाहता तो यूटिलाइज कर सकता था, लेकिन मैंने यूटिलाइज किया नहीं। राइट, मैंने यूटिलाइज किया नहीं। लेकिन अगर मान लो यहां पर मैं 40,000 रुपीज पूरे के पूरे यूटिलाइज कर लेता, यहां मैं 40,000 रुपीज पूरे के पूरे यूटिलाइज कर लेता, तो अब यहां पर मैं पूरे 40,000 रुपीज यूटिलाइज करता और मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो आ जाता जीरो। मतलब इट वुड हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 5,000 रुपीज ऑल्सो। ठीक है, तो जितना मैंने रॉन्गली अवेल किया उससे नीचे अगर बैलेंस आया तो मान लिया जाएगा कि इंटरेस्ट को यूटिलाइज कर लिया गया है। ठीक है, उससे नीचे अगर गया तो माना जाएगा कि इंटरेस्ट को यूटिलाइज किया गया है। देखो देखो जी, दो चीजें होती हैं हमारे पास, दो चीजें होती हैं हमारे पास। अगर आपने जीएसटी को टाइमली पे नहीं किया, अगर आपने जीएसटी को टाइमली पे नहीं किया तो मैक्सिमम इस पर 18% का इंटरेस्ट लग सकता है, और अभी सरकार ने 18% का इंटरेस्ट लगा रखा है। अगर आपने जीएसटी टाइमली पे नहीं किया, 20 तारीख तक आपको जीएसटी पे करना होता है, 20 तारीख तक आप जीएसटी 3B फाइल करते हो, 20 तारीख तक आपको जीएसटी पे करना होता है। अगर मान लो आपने 20 तारीख तक पेमेंट नहीं किया, उसके बाद पेमेंट किया, तो 18% पर एनम के रेट से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और अगर आपने रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन किया, रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो उस पर मैक्सिमम 24% का इंटरेस्ट लग सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने 18% का ही नोटिफाई करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल सरकार ने 18% का ही नोटिफाई करके रखा हुआ है। अब आओ देखो, यहां पर हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। दो चीजें हो गई, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स और एक आ जाता है रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिलेड पेमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार बात है ये। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसको भी बहुत ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज आल्सो प्रैक्टिकल। ठीक है, देखो देखो ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सपोज फरवरी 2026 का। ठीक है, फरवरी 2026 का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जो मेरी आउटपुट लायबिलिटी थी, ठीक है, सपोज जो भी मेरी आउटपुट लायबिलिटी थी, वो आउटपुट लायबिलिटी थी 1,20,000 रुपीज। ठीक है, वो आउटपुट लायबिलिटी थी 1,20,000 रुपीज। मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अवेलेबल बैलेंस था वो 50,000 रुपीज था। मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस था वो 50,000 रुपीज था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से मुझे कितना पे करना था? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 120 माइनस 50 तो कितना आ जाता है? 70,000। ठीक है, 70,000 रुपीज मुझे कैश से पे करना था। 70,000 रुपीज मुझे कैश से पे करना था। फेब्रुवरी का रिटर्न मुझे कब तक फाइल करना होता है? मुझे 20 मार्च 2026 तक फाइल करना होगा। ठीक है, फरवरी 2026 का रिटर्न मुझे कब तक फाइल करना होगा? मुझे 20 मार्च 2026 तक फाइल करना होगा। लॉ कहता है कि अगर तुमने 20 मार्च 2026 के बाद अपना पेमेंट किया, ठीक है, 20 मार्च 2026 तक की मुझे रिटर्न भी फाइल करना है और मुझे पेमेंट भी करना है। लॉ कहता है अगर तुमने 20 मार्च के बाद पेमेंट किया तो इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट किस अमाउंट पर लगेगा? पूरे के पूरे 1,20,000 रुपए पर लगेगा या 70,000 रुपए पर लगेगा? ठीक है, या 70,000 रुपए पर लगेगा। अब उसके लिए लॉ कहता है कि देखो दो चीजें, उसके लिए लॉ कहता है दो चीजें हो सकती हैं। क्या तुमने अपना रिटर्न 20 तारीख को फाइल कर दिया था? क्या तुमने अपना रिटर्न 20 तारीख को फाइल कर दिया था? अगर तुमने अपना रिटर्न 20 तारीख को फाइल कर दिया था तो तुमसे दो गलतियां हो गई। अगर तुमने अपना रिटर्न 20 तारीख को फाइल किया, भाई तुम चल रहे हो? हाँ, ठीक है, अगर तुमने अपना रिटर्न 20 तारीख को फाइल किया तो तुमसे दो गलतियां हुई। एक तो तुमने रिटर्न गलत फाइल किया और दूसरा तुमने रिटर्न फाइल करते समय पेमेंट नहीं किया। ठीक है, अगर तुमने रिटर्न फाइल किया और तुमने गलत पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट नहीं किया, तो तुमसे दो गलतियां हुई। एक तो तुमने रिटर्न फाइल किया, एक गलत रिटर्न फाइल किया और रिटर्न फाइल करते समय पेमेंट नहीं किया, तो पूरे के पूरे 1,20,000 रुपीज पर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे 1,20,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो। ठीक है, ध्यान से देखना, इफ जीएसटीआर 3B if GSTR 3B is filed within the due date, ठीक है,
if GSTR 3B is filed within the due date and tax is paid while filing the return partly by electronic cash ledger and electronic credit ledger. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट इज एप्लीकेबल, इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल. ठीक है, अगर मान लो आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर जीएसटीआर 3B फाइल किया, मतलब आपने 20 मार्च तक ही जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया, लेकिन टैक्स उस दिन पे नहीं किया, टैक्स आपने बाद में पे किया. मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे रहा था कि 20 तारीख को आपने रिटर्न फाइल कर दिया. ठीक है, 20 तारीख को आपने क्या किया, 20 तारीख को आपने रिटर्न फाइल कर दिया. ठीक है, 20 तारीख को आपने रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल्ड. ठीक है, टैक्स नॉट पेड, टैक्स नॉट पेड. ठीक है, तो आपने सपोज टैक्स कब पे किया, आपने लेट्स से 1 अप्रैल 2026 को टैक्स पे किया. आपने टैक्स कब पे किया, आपने सपोज 1 अप्रैल 2026 को टैक्स पे किया. आपने अब टोटल 1,20,000 रुपीज आपको टैक्स पे करना था. आपने 50,000 रुपीज क्रेडिट लेजर से पे किया, 70,000 रुपीज कैश लेजर से पे किया. तो अब आपका 20 तारीख से लेकर 1 तारीख का इंटरेस्ट लगेगा किसके अमाउंट पे, पूरे के पूरे 1,20,000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर आनम के रेट से. ठीक है, पूरे के पूरे 1,20,000 पर 1,20,000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18 रुपए पर आनम के रेट से. लेकिन अगर मान लो आपने 20 तारीख को रिटर्न ही नहीं फाइल किया, अगर मान लो आपने 20 तारीख को रिटर्न ही नहीं फाइल किया, ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, इसको बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, दिस इज हाईली काउंटर इंट्यूटिव. ठीक है, अगर मान लो आपने 20 मार्च 2026 को रिटर्न ही नहीं फाइल किया, आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, आपने इसका रिटर्न ही सीधा 1 अप्रैल 2026 को फाइल किया, आपने इसका रिटर्न ही सपोज 1 अप्रैल 2026 को फाइल किया. तो अगर आप इसका रिटर्न ही बाद में फाइल करोगे तो लॉ कहता है कि सुनो, तुम ना सिर्फ इस वाले अमाउंट पर दे दो, सिर्फ 70,000 रुपीज पर इंटरेस्ट दे दो. मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू तुमने पेमेंट किया है उस पर इंटरेस्ट मत दो. अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया, अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल किया लेकिन टैक्स बाद में पे किया, तो आपको ग्रॉस लायबिलिटी पर इंटरेस्ट पे करना होगा. अगर आपने रिटर्न भी टाइमली नहीं फाइल किया, अगर आपने रिटर्न भी टाइमली फाइल नहीं किया, तो आपको सिर्फ नेट लायबिलिटी पर जीएसटी का इंटरेस्ट देना होगा. ठीक है, नाउ दिस इज काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि सर जब रिटर्न हमने टाइमली फाइल किया तब हमें रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं. लॉ कहते हैं तुमने रिटर्न ही टाइमली नहीं फाइल किया, तुमसे रिटर्न में भी देर हो गई, तो 20 मार्च को रिटर्न फाइल करना चाहिए था, तुमने 1 अप्रैल को रिटर्न फाइल किया, तो तुम एक काम करो, तुम इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस 70,000 रुपीज पर दे दो. तुम इंटरेस्ट सिर्फ 70,000 रुपीज पर दे दो, 50,000 रुपीज पर तुम इंटरेस्ट मत दो. आओ देखो, लुक एट दिस, लुक एट दिस. इफ GSTR 3B is filed after the due date, GSTR 3B after the due date फाइल किया and tax is paid while filing the return partly by electronic cash ledger and partly by electronic credit ledger. ठीक है, आपने क्या किया, आपने रिटर्न बाद में फाइल किया. जब आपने रिटर्न बाद में फाइल किया और आपने जो भी टैक्स था वो आपने थोड़ा सा कैश से पे किया, थोड़ा सा क्रेडिट से पे किया, तो अब यहां पर इंटरेस्ट किस पर देना होगा, सिर्फ उस वाले पोर्शन पर जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया. तो देखो, इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट इज एप्लीकेबल, जितना आपने कैश में पे किया. इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट इज नॉट एप्लीकेबल, जितना आप क्रेडिट से पे करोगे उतने पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना. लेकिन अगर इफ द GSTR 3B is filed within the due date, अगर आपने GSTR 3B टाइमली फाइल कर दिया लेकिन टैक्स बाद में पे किया, एंड जब आपने बाद में टैक्स पे किया तो आपने थोड़ा सा कैश लेजर से पे किया और थोड़ा सा आपने क्रेडिट लेजर से पे किया, तो दोनों पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, दोनों पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो आप पेमेंट करोगे उस पर तो इंटरेस्ट दोगे ही दोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जो आप पेमेंट करोगे आपको उस पर भी जीएसटी देना होगा. तो मतलब अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया, अगर आपने रिटर्न देर से फाइल किया, तो आपको सिर्फ नेट टैक्स लायबिलिटी पर जीएसटी देना है, मतलब इंटरेस्ट देना है. और अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल किया लेकिन पेमेंट बाद में किया, तो आपको ग्रॉस लायबिलिटी यानी both amount paid amount on both the tax amounts that is paid in cash as well as by using the credit, इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है. ठीक है, इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है. This net cash rule applies only if the belated return is filed before commencement of any proceedings under section 73, 74 or 74A. If proceedings have already started, interest is on the gross liability. तो ये जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखो आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, हाँ आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, रिटर्न आपने लेट फाइल कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी ग्रॉस लायबिलिटी पर ही जीएसटी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा. तो ये तभी होगा अगर पेमेंट करते समय या रिटर्न फाइल करने से पहले आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हुई होंगी. तो अगर आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी होंगी तो ऐसी चीज अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, ये वाली चीज आपको समझ में आई. डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स वाली चीज आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स वाली चीज आपको समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बता दो प्लीज. यस, गॉट इट.
डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। और उसके बाद आता है हमारा रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जब आप रॉन्गफुली अवेल करोगे तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जब आप यूटिलाइज करोगे मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस उससे नीचे चला जाएगा तो यूटिलाइजेशन मान लिया जाएगा और तब उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो आईटीसी अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, नो इंटरेस्ट लायबिलिटी। आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द रिवर्सल डेट। इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन फॉर आईजीएसटी रूल 88B, नो इंटरेस्ट लायबिलिटी अराइजेस इफ द टोटल बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नेवर फॉल्स बिलो द रॉन्गली अवेल्ड आईजीएसटी अमाउंट। ठीक है, मतलब अगर मान लो ऐसा है कि सीजीएसटी वाला नीचे चला गया लेकिन आईजीएसटी वाला उसको कॉम्पनसेट कर दे रहा है तो भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, तो भी इंटरेस्ट आपका नहीं लगता है। उसके बाद अब हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आप आईजीएसटी क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करके सीजीएसटी का अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, बहुत ध्यान से, ये हमारे उसका नहीं है, ये बेसिकली सरकार के इंटरनल सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट के इंटरनल सर्कुलेशन के लिए क्या क्या चीजें हैं कि अगर मान लो मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी है पर आईजीएसटी का क्रेडिट है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करके अगर मैं सीजीएसटी की लायबिलिटी पे कर रहा हूं, ये हम लोगों ने जीएसटी की पहली वाली क्लास में पढ़ा था, जो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी था ना, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आप आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन करके अगर सीजीएसटी का टैक्स पे कर रहे हो तो सरकार आईजीएसटी के अकाउंट से उठाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ले जाएगी। अगर आप सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करके आईजीएसटी का पेमेंट कर रहे हो तो सरकार भी ऐसे इंटरनली खेलती रहेगी, ठीक है। तो बस ये है आईटीसी ऑफ सीजीएसटी यूज फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर मान लो आपने सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज किया आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए, तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी सो यूज्ड इज ट्रांसफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सीजीएसटी अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट। ये एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, सरकार के खेलने का ये, ठीक है। अगर आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन आपने किया फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी या यूटीजीएसटी या फिर एसजीएसटी, तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी इज यूज्ड टू ट्रांसफर बाय सीजीएसटी फ्रॉम आईजीएसटी अकाउंट टू सीजीएसटी या यूटीजीएसटी अकाउंट। एंड सिमिलरली अगर आपने आईजीएसटी का इस्तेमाल एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए पे करने के लिए किया तो सरकार आईजीएसटी के अकाउंट से उस पैसे को निकालेगी और उसके बाद सीधा सेंट्रल का उस पर्टिकुलर स्टेट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। Amount equivalent to ITC so used is transferred by central government from IGST account to the respective SGST account of the state government, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारा एक एकदम फाइनल सी चीज है कि जब आप टैक्स पे कर देते हो तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स मान लिया जाता है कि आपने कस्टमर को पास ऑन कर दिया। इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन करने का मतलब क्या होता है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन करने का मतलब ये होता है कि मैं जीएसटी अगर सरकार को पे कर रहा हूं, मैं सप्लायर हूं, मैंने कुछ भी सामान बेचा, ठीक है, अब मैं अगर सप्लायर हूं, मैं सामान बेच रहा हूं आपको, तो मैं जीएसटी आपसे ही तो कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं जीएसटी आपसे कलेक्ट कर रहा हूं और आपसे कलेक्ट किए हुए जीएसटी को जब मैं सरकार को पे कर देता हूं तो यह मान लिया जाता है कि जीएसटी अल्टीमेटली किसने बेयर किया, मैंने बेयर किया या आपने बेयर किया, तो जीएसटी अल्टीमेटली आपने बेयर किया है, ठीक है। जीएसटी अल्टीमेटली किसने बेयर किया है? जीएसटी अल्टीमेटली आपने बेयर किया है, राइट। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन करने का मतलब क्या होता है कि फाइनल लायबिलिटी तो देखो कंज्यूमर की ही होती है। मैंने जब इस टैक्स को सरकार को पे किया तो मान लिया गया कि ये टैक्स सरकार के पास कंज्यूमर की पॉकेट से निकल कर गया, एंड दिस इज नोन एज इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज बीन पास्ड ऑन। So every person who has paid tax on goods or services under this act shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient। और इसी के साथ हम लोगों का पेमेंट ऑफ टैक्स वाला जो चैप्टर है उसका भी रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों का पेमेंट ऑफ टैक्स का रिवीजन भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। नाउ इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम स्कैनर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम स्कैनर एज वेल एज फ्रॉम सेल्फ स्टडी बुक्स। ट्रस्ट मी, जब तक आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी तब तक कोई किसी काम की कोई चीज है नहीं। इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर्स भी निकाल दिए हैं, ठीक है। अगर आप आईसीएआई की वेबसाइट पर जाते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। अगर आप यहां पर आते हो आईसीएआई की वेबसाइट पर, ठीक है, अगर आप आईसीएआई की वेबसाइट पर आते हो तो लेट्स सी, यहां पर ये आईसीएआई की वेबसाइट पर आए, तो आईसीएआई की वेबसाइट पर आने के बाद जब आप स्टूडेंट सेक्शन के अंदर जाते हो और यहां पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जाते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जाने के बाद न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे जाते हो और यहां पर आप आते हो स्टडी मटेरियल पर। यहां पर आप नहीं, स्टडी मटेरियल पे आते हो, कहां आते हो, हाँ यहां पर आप आते हो स्टडी मटेरियल, कहां गया स्टडी मटेरियल, ये रहा स्टडी मटेरियल पर आते हो और उसके बाद फिर यहां पर आप आते हो इंटरमीडिएट कोर्स पर। इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर आप यहां पर देखोगे मॉडल टेस्ट पेपर्स 3A May 26 ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट इशू कर चुका है, ठीक है। तो ये 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं ये सारे के सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स जो आईसीएआई ने इशू किए हैं। और ये 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स हो गए, आपके पास 2 मॉक टेस्ट पेपर्स हो गए जो इंस्टीट्यूट इशू करेगा, और जनवरी 26 के भी जो पेपर्स हैं उसके भी सॉल्यूशंस में पूरे के पूरा पेपर ही मैं सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, वो फ्री वाले कोर्स में भी मैं डाल चुका हूं। तो आपके पास, आप ये मान के चलो कि आपके पास 11 पेपर्स हैं जिनको आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। 11 पेपर्स, ठीक है। तो 11 मॉक टेस्ट पेपर्स हो गए, क्योंकि जनवरी 26 में कंप्लीटली अपडेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुका हूं, केस बेस्ड एमसीक्यूज के भी और जो अपना डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है वो भी। एंड जितना भी ये वाला है, मॉडल टेस्ट पेपर्स 8 हो गए और 2 मॉक टेस्ट पेपर्स हो गए। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीस फ्री रिसोर्सेज फॉर यू ऑल, जिससे आप May 26 अच्छे से फोड़ के आओगे। ठीक है, आई सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।